मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। छठवें श्लोक तक का पाठ हो चुका है। बृहज्जातकम ग्रंथ हमारे समक्ष उपस्थित है। इस बृहज्जातकम ग्रंथ के रचयिता आचार्य वराह मिहिर हैं, जो त्रिस्कंध के बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे। उन्हीं आचार्य वराह मिहिर द्वारा विरचित यह जातक ग्रंथ फलित ग्रंथों में सर्वोपरि सर्वमान्य है, सर्वोपकारक भी है। इसलिए आचार्य के पाठ्यक्रम में इसको संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में समावेश भी किया है। और काफ़ी ये अच्छा ग्रंथ है। जातक ग्रंथ का अध्ययन का एक बहुत बड़ा फल यह है, जिस तरह से व्याकरण को जान लेने से संस्कृत के तत्वों को हम जान सकते हैं जिस तरह से, उसी प्रकार से जातक ग्रंथ के अध्ययन से ही फलित शास्त्र में हम निष्णात हो सकते हैं। स्वयं से फलित बनाने की कला भी आ जाती है। इसलिए इसी कला को सीखने के निमित्त, हम जानने के निमित्त, समझने के निमित्त हम उपस्थित हुए हैं, उसी प्रक्रम में हैं। और आज के पाठ में हम सप्तम श्लोक से आगे बढ़ेंगे। पुष्पिताग्र छंद में यह श्लोक उपस्थित है। पूर्व के श्लोकों में नवांश के बारे में, द्वादशांश के बारे में बताया जा चुका है। इस श्लोक में दो चीज बताएंगे। एक तो त्रिमसांश कुंडली की प्रक्रिया को बताएंगे, दूसरा जो है ऋक्ष संधि के नाम से चर्चा किया है, जिसको हम लोग गंडांत के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। गंडांत क्या होता है, गंडांत अच्छा नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये दो पॉइंट पर आज इस श्लोक ने हमें दिशा प्रदान किया है, तो इसी का हम अनुसरण करते हैं आज। कुजर बीज गुरुज्ञ शुक्र भागा पवन समीरण कौर्पी जुकलेया अयुजी युजी तुभे विपर्ययस्था शशि भवनाली झशांत मृक्ष संधि। कुजर बीज गुरुज्ञ शुक्र भागा पवन समीरण कौर्पी जुकलेया अयुजी युजी तुभे विपर्ययस्था शशि भवनाली झशांत मृक्ष संधि। कुजो भौमः। त्रिमसांश कुंडली जब हम बनाने लगेंगे तो सर्वप्रथम अयुजी युजी तुभे विपर्ययस्था, युजी और अयुजी, समराशि और विषम राशि, हम जो भी ग्रह स्पष्ट करते हैं कुंडली में, वो ग्रह या तो समराशि में बैठे हुए होते हैं या तो विषम राशि में बैठे हुए होते हैं। हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, सम और विषम राशि का तात्पर्य है, विषम राशि का मतलब है मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, तुला राशि और इसी तरह से कुंभ राशि, ये सब विषम राशियां हैं। और सम राशियां हैं वृष राशि, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। 6 राशियां सम हैं, 6 राशियां विषम राशियां हैं। ये साधारण बातें हैं, फिर भी हम लोगों को जानना जरूरी है। छोटी छोटी बातों को समझ करके ही हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए तो सम और विषम राशि में जो ग्रह बैठे हुए होते हैं, उन ग्रहों का स्पष्टीकरण करते समय ग्रह स्पष्ट हम लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रह स्पष्ट।
वो कितने अंश में है, कितने, पहले तो हम समझते हैं किस कौन से राशि में। राशि अंश कला विकला होता है वहां पर, आप लोग देखिएगा। तो राशि किस राशि में बैठा हुआ पहले देखेंगे, सम राशि में है कि विषम राशि में। फिर दूसरे पॉइंट में हम फोकस करेंगे कि कितने अंश का है, कितने अंश का है ये भी विचार करेंगे। 5 अंश के अंदर का आएगी, 10 अंश के अंदर का आएगी, 20 अंश के अंदर का आएगी। उसी अंश के प्रक्रिया के द्वारा ही नवांश कुंडली में भी हमने विभाजित किया था। 3 20 6 40 10 के हिसाब से हमने वहां 9 भागों में विभाजित कर दिया था, क्योंकि 30 अंश बराबर एक राशि का मान होता है। तो यहाँ इसी 30 अंश को ही लेकर के हम त्रंशांश कुंडली का निर्माण करेंगे। तो सम और विषम राशि में ये अलग अलग प्रक्रियाएं ग्रंथकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं कि विषम राशि में यदि कोई ग्रह है तो त्रंशांशाधिपति शुरुआत के 5 अंश का यदि है, जैसे मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है तो 5 राशि के अंदर का है, तो वो जो है मंगल के उसमें है, मंगल के त्रंशांश में है। हम इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। सम राशि और विषम राशि को अलग अलग प्रक्रिया से हम जानेंगे, तभी जाकर के हम जान पाएंगे इसको। शुरुआत के 5 अंश के अंदर का विषम राशियों में, मतलब एक अंश से 5 अंश तक का यदि होगा तो वो शुरुआत वो जो है मेष राशि का, मेष में होगा तो मेष राशि का ही, मिथुन में होगा तब भी मेष राशि में हम उसको रखेंगे, सिंह में होगा तब भी मेष ही में रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तुला में अगर होगा तब भी मेष में, क्योंकि हमने अभी बताया कि सम और विषम में विषम राशि का जो त्रंशांश है, उस त्रंशांश में वो शुरुआत के 5 अंश तक के अंदर का होगा तो वो उसको बोलेंगे वो मेष राशि में उसको रखेंगे त्रंशांश कुंडली में। किंतु अगर 5 से ऊपर है, 10 तक है, तो सीधा उसको रखेंगे शनि के उसमें। एक बात और ध्यान रखिएगा, मेष राशि में भी रखेंगे तो वो सम में, ध्यान रखिएगा। 5 यहाँ पर विशेष करके एक बहुत बड़ा यहाँ रहस्य हम उद्घाटन करने जा रहे हैं कि जो है यहाँ पहले हम समझते हैं इसको, केवल श्लोक के अर्थ को, फिर हम इसको घटाएंगे आप लोगों के समक्ष में। कुज, रविज, गुरु, य, शुक्र, इन्हीं बस केवल इन्हीं ग्रहों में ही भाग किया गया है, 5 ग्रहों में। कोई अन्य जो है यहाँ पर सूर्य और जो है चंद्र को छोड़ा गया है, क्योंकि इन्हीं, यहाँ कोई पूछ सकता है केवल इन्हीं ग्रहों को ही, यही ग्रह ही त्रंशांशाधिपति क्यों कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कोई पूछ सकता है। तो इसका सीधा सा समाधान यही है कि इन्हीं ग्रहों का 2 स्थान है, और 2 स्थान है, और उसमें भी सम और विषम राशि के अधिपति हैं सबके सब ग्रह। देखिए कुछ मंगल भी विषम राशि का भी अधिपति है और सम राशि का भी अधिपति है, क्योंकि वृश्चिक राशि भी इसका होता है और मेष राशि भी होता है। और रवि ज शनि, ये जो है एक तो मकर का भी अधिपति है और कुंभ का भी है, तो कुंभ जो है वह विषम राशि हो गया, मकर जो है वो सम राशि हो गया। गुरु बृहस्पति देखिए, वह विषम राशि उसका धनु है, और उसी गुरु बृहस्पति का सम राशि मीन है। ज्ञ बुध है, वह बुध का विषम राशि जो है मिथुन है और सम राशि कन्या है। शुक्र को आप पकड़िए तो शुक्र का जो सम राशि है वह वृष राशि है, और विषम राशि जो है वह तुला राशि है। तो इसीलिए एक बात और, कोई पूछ सकता है आपको कि यही 5 ग्रह ही त्रंशांशाधिपति क्यों होते हैं, ये प्रश्न कोई आ सकता है सामने। ये इसलिए यही त्रंशांशाधिपति होते हैं क्योंकि सम और विषम का खेला है। यहाँ पर सम और विषम के हिसाब से हम इसको रखते हैं, तो सम और विषम दोनों जगह घर हो ऐसे ग्रह कौन कौन से हैं, कोई पूछेगा तो यही 5 ग्रह पकड़ाएंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्र इन दोनों ग्रहों का तो सम और विषम घर तो है नहीं। सूर्य का केवल विषम घर है और चंद्रमा का केवल सम घर है। तो 2 घर वाले ग्रह कितने हैं, तो 5 ही ग्रह हैं। बाकी राहु और केतु तो केवल छाया ग्रह होने के कारण से वो त्रंशांशाधिपति तो कतई बन नहीं सकते हैं।
तो उनमें से भी सूर्य और जो है चंद्रमा को छांटा गया, अलग रखा गया है। किस लिए रखा गया? क्योंकि उनका दो घर नहीं है, सम और विषम राशि के वे अधिपति नहीं है, इसलिए उनको नहीं रखा गया। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कुज, रविज, गुरु, ज्ञ, शुक्र, भागा, इन्हीं में भाग लगाएंगे। किस क्रम से लगाएंगे? तो कह रहे हैं कि भाई कुज भौम, रविज शनि, गुरु बृहस्पति, ज्ञ बुध, शुक्र हो गया भार्गव का मतलब, और यही क्रमेण भागा परस्पर इन्हीं में भाग लगाएंगे। भाई किस तरह से भाग लगाएंगे? तो कह रहे हैं पावना, पवन, पवन का मतलब है पांच, वायु, पंच प्राण वायु है कि नहीं, इसलिए पवन का मतलब होता है पंच। शुरुआत के 5 अंश का है विषम राशि में, तो वो कुछ मंगल का ही वो विषम राशि में उसको बैठाएंगे, तो मंगल का विषम राशि मेष होता है, वहां बैठाएंगे, ध्यान रखिएगा। पंच एव भागा कुजस्य हो गया। फिर उसके बाद ना ऊर्ध्वम समीरणा, समीरण, समीरण कहते हैं उसको, वो भी हवा है, समीर नहीं कहते, तो समीरण उसी को कहा। तो वायु भी 5 ही है, तो इसलिए 10 अंश तक, मतलब 6 से 10 तक। शुरुआत के 5 तक तो वो मंगल के घर में, मंगल का विषम राशि मेष में रखेंगे उसको, ये विषम राशि में, ध्यान रखिएगा। और फिर 5 से ऊपर जाते ही 10 तक वह शनि के घर में चला जाएगा। शनि का घर विषम घर कौन सा है? तो विषम घर शनि का कुंभ है, इसलिए कुंभ में रखेंगे, ध्यान रखिएगा। रविजस्य 10, और आगे रविज हो गया, गुरु बृहस्पति, उसके बाद अत ऊर्ध्वम, उसके बाद रखेंगे किसको? गुरु बृहस्पति को। अत ऊर्ध्वम कौर्पी संज्ञा अष्टौ, यहाँ कह रहे कौर्पी दिया है, तो कौर्पी जो है वो नाम अष्टौ 8 का वाचक है। कौर्पी जो संज्ञा है वह 8 का वाचक होने से गुरोह कौर्पाख्यो वृश्चिक, ठीक है ना। सज गणनया अष्टम एवं अष्टादश, यहाँ कौर्पी कहते हैं अष्टम को, तो यहाँ अष्टम को ही क्यों कौर्पी कहा जाता है? क्योंकि कौर्पी जो नाम है वह वृश्चिक का नाम है, बिच्छू को जो है कौर्पी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कौर्पी जो वृश्चिक को कहा जाता है, वह वृश्चिक जो है राशि के गणना क्रम में 8वें नंबर में आता है। तो जो संख्या जो दिया जाता है इस तरह से पर्यायवाचक के रूप में दिया जाता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में अर्थ करना बड़ा कठिन है। तो कौर्पी को 8 संख्या लिया, क्यों? क्योंकि वह वृश्चिक का वाचक है, बिच्छू का वाचक है, वो वृश्चिक राशि जो है 8वें नंबर की राशि है, इसलिए जो है उसको हम लेंगे 8 संख्या में लेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 10 अंश के बाद और 18 अंश तक का कोई किसी का अगर विषम राशि में बैठा हुआ ग्रह होगा तो वह ग्रह त्रिमसांश में बृहस्पति के घर में चला जाएगा। हाँ, बृहस्पति के घर भी वो भी विषम राशि में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम राशि में बैठा है ना, इसलिए। तो बृहस्पति का विषम राशि कौन होता है? धनु राशि होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ये 18 अंश तक का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 अंश का बृहस्पति, उसके बाद अब इसके बाद किसके घर में जाएगा? तो कह रहे हैं ततः पर, उसके बाद जूक संज्ञा। जूक संज्ञा जो है वह सप्तभाग का परिचायक है। जूक संज्ञा तुलाया, तुला राशि को जो है जूक के नाम से कहा गया है, ठीक है ना। तो तुला राशि राशि के गणना के क्रम में सप्तम है, इसलिए जूक शब्द से सप्तम अंक को लेंगे, सप्तम संख्या को लेंगे। तो क्या हुआ कि 18 अंश के बाद और 7 अंश जोड़ेंगे तो 25 हो गया कि नहीं? 25 हो गया ना। तो 25 अंश के अंदर का होगा, तो वह किसके घर में जाएगा? तो गणना के क्रम में ऊपर देखिए, पहले घर था शुरुआत का 5 तक कुछ मंगल, मंगल के विषम राशि में रख दिए थे। फिर उसके बाद 5 अंश तक रविज शनि के घर में रखे थे। फिर 8 अंश तक मतलब 10 से 18 तक गुरु के घर में रखे थे धनु राशि में। फिर बुध का नंबर आ गया, बुध का नंबर आ गया कहाँ तक? कह रहे हैं कि भाई वो सप्त आया था ना, जूक, जूक का मतलब सप्तम होता है। इसका मतलब हुआ 18 से 25 तक, 18 के बाद और 25 तक। 25 से अगर 25 अंश और कला एक भी चला जाएगा तो फिर वो 25 से ऊपर के भाग में चला जाएगा, शुक्र के भाग में। तो यहाँ बुध का जो विषम राशि है मिथुन राशि, उसमें हम रखेंगे, क्योंकि विषम राशि का ये चल रहा है प्रक्रम, ठीक है। विषम राशि का त्रिमसांशाधिपति का क्रम चल रहा है। फिर उसकी में बचा हुआ जो भाग है 25 के ऊपर
30 अंश तक वह शुक्र के घर में चला जाएगा। ठीक है, तो वो शुक्र के घर में चला जाएगा, लेय शब्द से कहा उसको। ठीक है, तथा ऊर्ध्वम लेय संज्ञा पंच शुक्रस्य लेय संज्ञा सिंहस्य। लेय कहते हैं सिंह को, इसलिए अंग्रेजी में भी लियो कहा जाता है ना। अंग्रेज लोग जो है ना, यहीं से सब पूरा जो है एकदम कॉपी पेस्ट मारे हैं, थोड़ा सा अपभ्रंश कर करके। लेय कहा जाता है सिंह राशि को, और सचक राशि नाम गणना क्रमे पंचम स्थान स्थित, अतएव उसको यहाँ लेय शब्द से सिंह को समझेंगे, वह 5 अंक को समझेंगे। इसलिए कहा पवन समीरण कौरपी जूक लेया, हो गया ना। पवन 5, समीरण 5, कौरपी अष्टम 8 अंक मतलब, और जू का मतलब सप्तम 7, और लेय शब्द से 5 संख्या हम समझेंगे। तो इस तरह से हमारा 30 अंश परिपूर्ण हुआ। तो 25 से ऊपर 30 अंश तक विषम राशि का होगा। अयुजी का मतलब है विषम राशि। विषम राशि में हम समझेंगे तो कुछ के विषम राशियों में रखते जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सम राशि में हो, सम राशि से तात्पर्य हुआ वृष राशि में कोई ग्रह है, कर्क में है और कन्या में है, और इसी तरह से वृश्चिक में है, मकर में है, मीन है, तो किस क्रम से रखेंगे? तो कह रहे हैं कि भाई विषम राशियों में भी हम ठीक इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, विपरीत। युजितु, यहाँ साफ साफ ग्रंथकार कह रहे हैं युजितु, युजि का मतलब है समरासु। यदि समराशि में हो तो, यदि समराशि में ग्रह आदि बैठे हो तो विपर्ययस्था, विपर्यय क्रमेण स्थिता, विपर्य अर्थात विपरीत क्रम से रखेंगे, ठीक उल्टे क्रम से हम रखेंगे। ठीक है ना, उल्टे क्रम से। जैसे सम राशि में कोई हमारा ग्रह है और वह शुरुआत के 5 अंश के अंदर का है, तो पहले हम लेय को पकड़ेंगे। लेय मतलब शुरुआत का 5 अंश पकड़ेंगे और वह शुक्र के भाग में रखेंगे, शुक्र भागा हो जाएगा वो। फिर उसके बाद इसी तरह से वहां जो क्रम था वही क्रम यहाँ नहीं रखना है, ध्यान रखना। त्रिमसाम से कुंडली बनाते समय विषम राशि में शुरुआत का यहाँ उल्टा करके रखेंगे। अब तो सम राशि में 1 से 5 तक मेष में रखे थे, फिर 6 से 10 तक, 5 से ऊपर 10 तक जो है क्रम, जिस क्रम से रखे थे उस क्रम को यहाँ नहीं रखेंगे। भौम शनि गुरु बुध शुक्र क्रम न रख करके हम ठीक उल्टा रख देंगे, 5 7 8 5 5 इस क्रम से रखेंगे। ठीक है ना, तो ठीक उल्टा कर देंगे इसी को। तो क्या होगा यहाँ पर सम राशि में, तो सम राशि में शुरुआत का 5 अंश तक वो शुक्र के घर में बैठेगा, फिर 7 अंश तक वो बुध के घर में जाके बैठ जाएगा। श्लोक में देख लीजिएगा, श्लोक में क्या है कि भाई लेय शुरुआत का 5 अंश तक, युजी मतलब सम राशि में होने पर शुरुआत के 5 अंश तक का होगा कोई ग्रह स्पष्ट, तो उसको शुक्र के भाग में रखेंगे, शुक्र के घर में। और ध्यान रखिएगा वो शुक्र के घर में भी बैठेगा तो वो सम राशि में ही बैठेगा, शुक्र का विषम घर में नहीं बैठेगा। देखो विषम राशि में होगा, विषम राशि में बैठा हुआ ग्रह होगा तो विषम के क्रम से, और उस ग्रह के उस त्रिमसांसाधिपति के विषम घर में बैठेगा। हाँ, अगर सम राशि में बैठा होगा तो ठीक उल्टा करके रखेंगे, और वो सम राशि के जो क्रम में आया हुआ उसी के जो सम घर है, उसी का जो दूसरा घर है सम घर, उस सम घर में बैठाएंगे। तो अगर मान लो विषम राशि में बैठा हुआ ग्रह होता और वह 25 से 30 अंश का होता, तो शुक्र के घर में बैठाते तो हम कहाँ बैठाते, तुला राशि में बैठाते। लेकिन यहाँ सम राशि में अगर कोई बैठा हुआ होता, सम राशि में कोई ग्रह बैठा है चाहे जो भी हो सूर्य आदि, तो वो यदि शुरुआत के 5 अंश का होगा तो वो हम शुक्र के घर में बैठाएंगे। लेकिन शुक्र के घर में हम तुला राशि में नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर शुक्र के जो है वह वृष राशि में बैठाएंगे, शुक्र के सम घर में बैठाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। लेय पंचम और जू का सप्तम, तो इसका मतलब हुआ 5 से ऊपर 12 तक अंश, है ना। 5 अंश से ऊपर सम राशि में 5 अंश से ऊपर 12 अंश तक का यदि कोई ग्रह स्पष्ट है तो उसको ज्ञ गुरु के, अब जो शुक्र से ऊपर चला गया तो ज्ञ मतलब बुध के घर में बैठाएंगे। तो बुध का जो सम घर होगा कन्या राशि, वहां बैठाएंगे। ठीक है, फिर युजी उसी सम राशि में यदि 12 से ऊपर और 8 मतलब 20 अंश तक,
12 से 20 अंश तक, कौरपी का मतलब होता है 8, तो अगर 12 अंश के ऊपर और 20 अंश के अंदर का होगा तो वह गुरु के घर में चला जाएगा, और गुरु का भी सम राशि में रखेंगे, मीन राशि में। मीन राशि गुरु का सम राशि है, ठीक है। फिर अब 20 से ऊपर 25 के अंदर अंदर होगा तो समीरण, वहां उल्टा क्रम से रख देखना श्लोक में भी, ठीक है। तो समीरण मतलब वायु, तो 20 से ऊपर 25 तक जो है वह रबीज मतलब शनि के घर में बैठाएंगे उसको, और शनि का भी सम राशि में बैठाएंगे, मकर राशि में, ठीक है। फिर युजी उसी सम राशि में। अब पवन फिर आया 25 अंश से ऊपर 30 अंश के अंदर का यदि कोई ग्रह स्पष्ट होगा, सम राशि में बैठा हुआ ग्रह, कोई ग्रह स्पष्ट होगा तो उसको कुछ भौम मंगल के घर में हम बैठाएंगे, और मंगल के घर में भी हम विषम राशि में, मेष में नहीं बैठाएंगे, हम यहाँ वृश्चिक राशि में बिठाएंगे, क्योंकि वह वृश्चिक राशि सम राशि है। ये तो हो गया 3 पाद का अर्थ आपका। कुज रबीज गुरु शुक्र भागा, इन्हीं के भाग में रखना है। और अंश कितना कितना होगा, पवन समीरण कौरपी, पवन 5, समीरण 5, कौरपी 8, जुक सप्त, लेय 5। अयुजी, ये तो अयुजी के निमित्त क्रम से इसी क्रम से जाएगा। लेकिन युजी तु भे, यदि भे मतलब यदि ग्रह यदि बिल्कुल युजी मतलब समराशि में यदि हो जाए तो विपर्ययस्था, विपरीत क्रम से हम रखेंगे। अंशादि में भी विपरीत क्रम, और ग्रह जो ऊपर था उसमें भी विपरीत क्रम से रखेंगे, उल्टे क्रम से। ये तो 3 पाद का अर्थ हो गया। और चतुर्थ पाद में एक बहुत अच्छा रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको हम गंडांत कहते हैं। वह केवल गंडांत केवल नक्षत्र का जहां अंत हो जाए और राशि का जहां अंत हो जाए तो उसको हम केवल गंडांत नहीं कहेंगे। वो गंडांत उसको माना गया है जहां शशि भवन अली जशांत मृक्ष संधि, ऋक्ष की जहां संधि हो, अर्थात राशि और नक्षत्र, ऋक्ष शब्द से राशि को भी कहा जाता है और नक्षत्र को भी कहा जाता है, ऋक्षाणाम नक्षत्राणाम, ऐसा अर्थ हम लोग करते ही है। तो ऋक्ष शब्द से दोनों को कहा गया। तो ऋक्ष संधि का तात्पर्य हुआ जहां राशि पूर्ण हो रहा है और नक्षत्र पूर्ण हो रहा है, ऐसे और नया नक्षत्र फिर दूसरे राशि और दूसरा नक्षत्र फिर आगे से प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे जगह को हम संधि बोलेंगे। दोनों का बिल्कुल समागम, संधि स्थान, उसी को संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 हैं, शशि भवन अली जस अंत, जसांत, ठीक है। तो इनके यदि अंत्य का होगा तो इसको बोलेंगे ऋक्ष संधि बोलेंगे। तो ऋक्ष संधि में जो जन्म लेना होता है वो अशुभ माना गया है। ऋक्ष संधि का कोई भी बालक हो तो उसको बोलेंगे हम लोग थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसकी शांति भी कराई जाती है, ठीक है। तो ऋक्ष संधि कहाँ कहाँ पर होते हैं तो यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं ग्रंथकार। क्या लिखते हैं कि जो है कर्क वृश्चिक और मीन का अंत जो होता है वो ऋक्ष संधि कहलाता है, साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पर। कर्क मतलब कर्क राशि, कर्क राशि का अंत कहां जाके हो रहा है आप देखिए। कर्क राशि का, क्योंकि यहाँ पर शशि भवन का मतलब है शशि चंद्रमा का भवन कौन है, कर्क राशि। और अली कहते हैं वृश्चिक को, 4, 8, 12 सीधी सीधी बात। अली कहते हैं वृश्चिक को, विच्छु को, तो अली। और जशांत, जस मतलब मीन राशि का जो अंत होता है, मतलब कर्क का अंत, वृश्चिक का अंत और मीन का जो अंत होता है, इन तीनों को ऋक्ष संधि कहा गया है, और इसी को जो है गंडांत कहा गया है, ठीक है। इन्हीं को गंडांत कहा गया है। गंडांत में जो भी बालक पैदा होता है वो जो कड़ा, उसको वो कड़ा थोड़ा सा कड़ा रहता है, उसका कष्टकारक माना गया है वो, ठीक है। घर परिवार के निमित्त थोड़ा सा कष्टकारक, इसलिए गंडांत शांति कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अंत शब्द जो है प्रत्येक के साथ अभिसंबंधित होता है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम सब प्रत्येकम अभिसंबध्यते, यह नियम है। तो शशि भवनम कर्कट, और अली वृश्चिक उसका अंत, और झस मीन उसका भी। एतेषाम अंतम मतलब इन दोनों का अंत
नक्षत्र और राशि का युगपत अवसान जहां हुआ है, ऐसा समझना। नक्षत्र का और राशि का युगपत एक साथ अवसान जहां हुआ है उसको बोलेंगे ऋक्ष संधि, समझे? उसी को जो है गंडांत कहा जाता है। इसलिए अश्लेषा का अंत वही कर्कटांत हुआ ना, कर्कट राशि का अंत भी वहीं जाके होता है और अश्लेषा नक्षत्र का भी अंत वहीं होता है। इसलिए अश्लेषा का अंत भी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वह भी गंडांत है, समझ गए? अश्लेषा का अंत भी जो है वह गंडांत हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर नक्षत्रांत हो रहा है और राश्यांत हो रहा है, राशि का अंत हो रहा है। इसलिए अश्लेषा में आप लोग देख सकते हैं अपने, अगर कहीं किसी के पास चार्ट हो नक्षत्र आदि के क्रम का, नहीं तो पंचांग में भी आप लोग खोल करके प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ये जो है पुनर्वसु के अंत से कर्क राशि प्रारंभ होता है, ही से, के को हा ही पुनर्वसु, तो ही से प्रारंभ होता है। 9 चरण का एक राशि होता है, तो ही से प्रारंभ हुआ, फिर हुए होड़ा तो पुष्य भम, तो ये भी 5 इस तरह से 5 जो है चरण हो गए। और डीडू डेडो ये अश्लेषा, तो डो, ये डोर राज या डोरमणि, इस तरह से डो से किसी का नामाक्षर प्रारंभ हुआ है तो वहां अश्लेषा का अंत हो रहा है और राशि का भी अंत हो रहा है, कर्क राशि भी खत्म हो रहा है वहां पर। फिर सिंह राशि वहां से प्रारंभ हो रहा है, राशि भी अलग से प्रारंभ हो रहा है, मामी मुमी मघा में, नक्षत्र में भी अलग से प्रारंभ हो रहा है। तो ये इस तरह से नक्षत्रांत और राश्यांत हो रहा है, तो संधि काल हो गया, इसी को बोलेंगे ऋक्ष संधि। युगपत अवसानम यत्र, युगपत अवसान हो रहा है, इसलिए अंत में पैदा होना, इसी को बोलेंगे गंडांत में पैदा हुआ बालक। ठीक है, गंडांत शांति कराया जाता है, अच्छा नहीं माना गया। फिर दूसरा वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में भी इसी प्रकार का खेला है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के प्रारंभ से ही, मतलब सॉरी अंतिम चरण से ही वृश्चिक राशि प्रारंभ होता है। तीतु तेतु तो से प्रारंभ होगा, फिर नानी नूने अनुराधाक्ष अनुराधा के 4 चरण 5 चरण हो गए। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र, नो या यू तो ज्येष्ठभम, तो ज्येष्ठा नक्षत्र भी अंत हो रहा है वहां, और वृश्चिक राशि भी अंत हो रहा है। फिर जो ययो भावी मूल तारा से मूल नक्षत्र के प्रारंभ और धनु राशि का प्रारंभ वहां हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो नक्षत्रांत और राश्यांत यहाँ हो रहा है। तो एक तो अश्लेषा का अंतिम चरण हो गया और इसका कर्क राशि का अंतिम हो गया, और इधर ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण, नो या यू से युवराज इत्यादि नाम होगा जिस बालक का। हाँ, तो यू जो चरण में, अगर अंतिम चरण में, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण में जो पैदा हुआ रहेगा वो भी गंडांत में पैदा हुआ मानेंगे उसको, उसी को बोलेंगे ऋक्ष संधि में पैदा हुआ। फिर मीन राशि, क्योंकि वहां भी राश्यांत हो रहा है और राशि का अंत और राश्यंत वहां हो रहा है, और नक्षत्रांत भी हो रहा है। दे दो चाची, ची नाम से जिसका नाम चिरंजीवी होगा या चित्तरंजन होगा, इस तरह से ची से भी जिसका नाम प्रारंभ होगा तो वह भी गंडांत में पैदा हुआ मानेंगे, ऋक्ष संधि समय में पैदा हुआ उसको मानेंगे। और यह जो है अच्छा नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, वो थोड़ा सा अशुभदायक होता है, उस व्यक्ति को थोड़ा सा जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको यहाँ पर कह रहे हैं टीकाकार कि एतद एव लोके गंडांतम इति प्रसिद्धम, इसी को जो है गंडांत के नाम से कहा गया है, और यह जो है अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है, यह अशुभ फल माना गया है। इसमें व्यक्ति को स्वयं को संघर्ष करना, कितना भी अच्छा योग कारक कुंडली क्यों ना हो, उसको सुख और दुख में क्या चूज करोगे पूछेंगे तो व्यक्ति सुख को चूज नहीं कर पाता है, दुख को ही उठाता है, विशेष करके उसको मतलब परिश्रम ही करना पड़ता है जीवन में, ठीक है ना। तो इसलिए गंडांत योग अच्छा नहीं माना गया, गंडांत की शांति कराई जाती है। तो केवल एक श्लोक ही आज के इस पाठ में वर्णन करते हुए हम इस पाठ को आज विराम देते हैं। केवल इसी श्लोक में हमने अभी जाना कि जो है एक तो त्रिमसांस कुंडली में कैसे ग्रहों को रखेंगे, त्रिमसांसाधिपति कैसे होते हैं, और त्रिमसांसाधिपति 5 ही ग्रह क्यों होते हैं, इसको भी, इस रहस्य को भी आज हमने इस पाठ से जाना। और साथ ही हमने